तो कैसे हो मेरे दोस्त। तो राधे राधे आप सबको, वेलकम बैक टू द कूल स्कूल। और आज हम डिस्कस करने वाले 24 और 25 फरवरी के आसपास जो हुए थे पीआईबी की न्यूज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक टाइम यूज सर्वे करके एक रिपोर्ट निकाली है। बेसिकली इन्होंने जनवरी से दिसंबर 2024 के जो कैलेंडर ईयर है उसको सर्वे करा है। इससे पहले ये सर्वे 2019 में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था और दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड सर्वे जो इन्होंने रिलीज़ करा है। इसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि थ्रू आउट द ईयर मैन एंड वीमेन की कितनी पार्टिसिपेशन रही, कितनी एक्टिविटीज़ में, और उन्होंने वो एक्टिविटीज़ कितने टाइम तक करी है। नॉर्मली ये सुनने में जब मैंने फर्स्ट इसको रीड दिया था तो मुझे लगा इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज सीरियसली लाइक क्या ही मिल जाएगा इससे पता करके। बट देन व्हेन आई डग डीपर इनटू दिस देन आई वांट टू नो कि ये दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इसमें सोशल इश्यूज़ वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि सेकंड टाइम सर्वे हुआ है 2019 में हुआ था, तो इसलिए हमने इसके बारे में पहले कुछ ईयर्स में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि पहले 2-3 साल में नहीं पढ़ा तो लगता है कि ज़रूरी ना हो, लेकिन दूसरा सर्वे है तो भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हो। और अभी रिसेंटली शुरू हुआ है ना, तो इसके बारे में जानते हैं। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन पेड एज वेल एज अनपेड एक्टिविटीज़। देन अब की हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2024 में बहुत सारे सर्वे में क्या कहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से उनके ओपिनियंस जानते हैं और उनके व्यूज़ जानते हैं, उनसे हाँ या ना पूछते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे। एक्टिविटीज़ की अगर बात करी जाए तो 75% ऑफ द मेल्स ने बोला कि वो जो एज 50 से 59 ईयर्स के बीच में थे उन्होंने बोला कि हम काम करते हैं। 25% ऑफ वीमेन ने भी बोला कि हम भी काम करते हैं। एंड दिस इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, लाइक नॉट अनपेड एक्टिविटीज़। लाइक मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अनपेड एक्टिविटीज़, जहाँ पर जैसे आप अपने घर वालों के लिए कुछ काम कर रहे होते हो, जैसे अगर आप कपड़े धो रहे हो या फिर बर्तन धो रहे हो, खाना वाना बना रहे हो, केयर टेकिंग कर रहे हो बच्चों की, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर घर में पंखा ख़राब हो गया, पंखा उनका ठीक कर रहे हो, ये सारी जो चीज़ें होती है अनपेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनकी बात नहीं कर रहे। 75% ऑफ द मेल्स आर एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 25 ऑफ फीमेल्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। इसका जो एज का जो रेंज है वो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक का है। एंड मतलब इसमें ये नहीं कि सारे टाइम ही एम्प्लॉयड रहे, इसमें जो एक और चीज़ है कि लास्ट 24 आवर्स में वो एम्प्लॉयड थे या नहीं थे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है। फीमेल पार्टिसिपेंट्स एज 15 to 59 ईयर्स इन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज स्पेंट अबाउट 305 मिनट्स ड्यूरिंग 2024। ये भी एक डेटा था जो कि हो सकता है ज़रूरी है। बहुत सारे डेटा है, आप देख लेना, मैं नोट्स तो आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, तो आपको जो भी याद रखना हो आप देख लेना उस हिसाब से। वैसे तो काफ़ी सारे और भी डेटा पॉइंट्स थे, इनमें से ही मैंने कुछ चूज़ करे हैं, बट देन अगेन इट्स अप टू यू। Coming to the next key highlight, 41% of females aged 15 to 59 years participated in caregiving for their household members. इसमें मेल पार्टिसिपेशन वॉज जस्ट 21%। इससे ऑलमोस्ट डबल है फीमेल का पार्टिसिपेशन केयर गिविंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 89.3% ऑफ चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पर जो रेंज है वो चेंज हो गई है। पहले हम 15 से 59 की बात कर रहे थे, अब 6 to 14 की बात कर रहे हैं, ठीक है। participated in learning activities and they spent around 430 minutes a day on these activities. That is something that we should be proud of. 89% is not a less number, मतलब कुछ छोटा नंबर नहीं है। और they are active part, they are involved in learning activities, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। No, but another reason why I wanted to cover this news is because जब आप एग्जाम्स वगैरह देते हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, ऐसे राइटिंग आती है, तो उसमें जो सोशल इश्यूज होते हैं, फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो उसमें ये वाले जो छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं एनपीएस का एग्जाम देने गया था। अब दिस इज नॉट लाइक आईबीपीएस और एसबीआई एग्जाम जहाँ पर जो आपके ऐसे राइटिंग है वो एक कंप्यूटर एवेलुएट करता है। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होती है वहाँ पर एक्चुअली में इंसान जो है वो आपके आंसर्स को इवेलुएट कर रहा होता है, इसलिए जो डेटा पॉइंट्स होते हैं या फिर इस तरीके के रेफरेंसेस जो हैं वो आपको ब्राउनी पॉइंट्स दे देते हैं वाइल इवेलुएशन। तो ये वाले जो पॉइंट्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं एग्जाम देने गया था तो वहाँ पर जो टॉपिक्स थे दे वर लाइक दिस ओनली कि हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ सो दैट इट कैन इन्हेंस देयर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। दिस वॉज द टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा था कि हाउ लेटर राइटिंग में था कि किस तरीके से आप एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को अप्रोच करोगे ताकि एक मीटिंग बिठाई जा सके जहाँ पर आप उनको अपना बिजनेस आइडिया पिच कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो शार्क टैंक भी देखता है। तो इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वट वी आर एक्चुअली स्टडिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एग्जाम एंड हाउ जनरली अवेयर वी आर। मतलब आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे यार कुछ भी पूछ सकते हैं,
स्पेशली आईपीएल से रिलेटेड पूछते हैं। तो अगर कोई बिल्कुल ही किताबों में घुस चुका है तो फिर आईपीएल या फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी है अगर उसको नहीं पता तो वहाँ पर उसके नंबर जाते हैं। तो दैट इज़ द होल रीज़न वाई वी हैव क्रिएटेड दिस कूल स्कूल, जहाँ पर आप कूल होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल अंधे होकर पढ़ाई मत करो गधों की तरह कि बस पढ़े जा रहे हैं। आराम से जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके अलावा आसपास की चीज़ें जितना ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर सकते हो वो करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 89.3% ऑफ चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स आर हैव पार्टिसिपेटेड इन लर्निंग एक्टिविटीज़। एंड लास्ट जो की हाईलाइट मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो थी पीपल एज 6 ईयर्स एंड अबव स्पेंड 11% ऑफ देयर डेज टाइम इन कल्चर, लेजर, मास मीडिया एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग 2024। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने सिर्फ छोटे से एक स्मॉल परसेंटेज है, सिर्फ 11%। 89% लर्निंग के अंदर घुसे पड़े और सिर्फ 11% जो है दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम इन लेजर, मास मीडिया, स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस। अब स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस को अगर लेजर के साथ डाल दोगे तो मेरे को तो लगता है ये चीज़ गलत है, बिकॉज स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज अ लर्निंग। वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लेजर में तो यार जस्ट रिलैक्स है, राइट। नेक्स्ट अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज़ कमेमोरेटेड 6 ईयर्स ऑफ एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च करा था स्वायत्त नाम से। 2019 में शुरू हुआ था, तभी 2025 में इसके 6 साल पूरे हो रहे हैं। इसके फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। ये इसकी फुल फॉर्म है स्वायत्त की। बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ startup, runway and Womenia storefronts for dedicated listing, ensuring wider visibility of startups, women entrepreneurs and youth। बेसिकली इसमें यूथ और women को स्टार्टअप्स के अंदर एडवांटेज मिले और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, इसके लिए था। और 2 स्टोर्स हैं जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू रिमेंबर, स्टार्टअप रनवे एंड वुमनिया। ये 2 स्टोर्स हैं जो एक तरीके के जैसे पूरा तो एडवांटेज दे रहे हैं, बहुत सारा सपोर्ट तो कर ही रहा है स्वायत्त इनिशिएटिव, उसी के साथ साथ ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इनको स्टोर भी दे दिया, स्टार्टअप रनवे एंड वुमनिया। नेक्स्ट हम चलेंगे बायो E3 के बारे में जानने के लिए। E3 तो दैट इज इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो पॉलिसी है दैट एम्स टू एक्सेलरेट इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब बायो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो हमारे पास स्कीम है जिसका नाम है बायो राइट स्कीम। बायो राइट स्कीम की फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको दोबारा बताता हूँ। इट एम्स टू इनहेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टेलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि जब हम 10th के बाद अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करते थे तो ऐसे एक परसेप्शन बन जाता था कि अब तो बट गए हो भाई, अब ये आप ये वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, आप कॉमर्स वाले हो गए, आप ह्यूमैनिटीज़ वाले हो गए। वो तो अलग बात है कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ वेरी लीनियंट और बोलते हैं कि कोई भी ग्रेजुएट आ जाओ हम सबको एक जैसी जॉब दे देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ दैट दीज ऑल स्ट्रीम्स, दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहे हो, आप देख रहे हो कि वहाँ पर बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी की मशीन्स पड़ी हुई हैं। अब डॉक्टर थोड़ी वो मशीन बना रहा है, मशीन तो इंजीनियर ही बना रहा है ना, लेकिन इंजीनियर के पास तो बायोलॉजी थी नहीं, तो उसको कैसे पता है कि इसके अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करा जाए ताकि एक अच्छा आउटपुट निकल जाए। और फिर अब उसने बना दिया, अब बनाने के बाद सारे क्लिनिक्स पे, सारे हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो किसकी है? कोई कॉमर्स वाले की है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले की, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो वही यहाँ पर बायो राइट स्कीम है कि यहाँ पर इट इज़ बेसिकली टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कमर्शलाइजेशन की भी हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स पैसा तो बना लेंगे ना, वरना फ़ायदा क्या। एंड इट्स नॉट बैड, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि पैसा पैसे की बात हो रही है, बट आप खुद सोचा अगर किसी ने रिसर्च इनोवेशन करी है, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉग्निशन ही ना मिले तो उस बंदे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना। और रिकॉग्निशन मॉनेटरी वैल्यू के अलावा भी होती है, बट मॉनेटरी वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो टू पर्टिकुलरली मेड दैट प्रोडक्ट अवेलेबल। हर जगह उसको अवेलेबल कराने के लिए भी तो यार चीज़ें लगती है ना। Total outlay of the scheme is 1500 crore rupees. And there's another thing, establishment of India's first biomanufacturing institute. The BRIC National Agri-Food Biomanufacturing Institute aims to streamline the journey from research to commercialization. तो basically इसी प्रोसेस को streamline करने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया है, that is India's first biomanufacturing institute। ये जो है ब्रिक के साथ मिलकर बना गया है, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायोमैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे तो सीपी ग्राम्स की 30th मंथली रिपोर्ट आई थी। सीपी ग्राम्स आपको पता ही होगा, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका 30th जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, इसके अंदर भी जो 2-3 चीज़ें मुझे लिख के लगी वो मैंने उठा के ले ली। तो वन ऑफ द थिंग्स इज दैट सीपी ग्राम्स आपको पता ही होगा, मतलब एक सेंट्रलाइज, जैसे हमारे पास आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन है, वो किस लिए, जो भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेंट करें तो आप सीपी ग्राम
आरबीआई ombudsman को कर सकता है। बट सिमिलरली अगर इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है, इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, अगर उनके खिलाफ आपको कभी भी कोई ग्रीवेंसेज हो, वो आपको रिपोर्ट करने के लिए सीपी ग्राम्स है। और अगर आपको आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी से भी कोई इशू है तो वो भी आप सीपी ग्राम्स में भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं सीपी ग्राम्स नहीं लेगा। सीपी ग्राम्स जो है बाकी की जो वो आगे मतलब डाइवर्सिफाई कर देता है ना, कि देखो आपका ये था, आपका ये था, आरबीआई के पास आरबीआई के ombudsman वाली भेज देता है जो दिक्कतें होती है। तो सीपी ग्राम्स वो एक पोर्टल है। अब ये आता है इसके अंदर है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ DARPG होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ऐसी कुछ होगा। हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ही है। तो बेसिकली उन्होंने करी थी। तो इसके अंदर ये डेटा है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीवेंसेस कौन से स्टेट ने फाइल करें। तो उत्तर प्रदेश हैज़ फाइल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन अदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट एवरेज ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइम कितना है। ये तो इंपॉर्टेंट है और इसी पे तो हम रिड्यूस करने के लिए चल रहे हैं। तो दैट इज़ 15 डेज। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी तो बहुत सारा डेटा है। एंड द थिंग इज दैट इतना सारा डेटा जब हो जाता है तो इट्स गुड कि आप उसको एक जगह लिखते रहो, जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो। फॉर एग्जांपल आप एक हेडिंग डाल दो कि भाई डेली ये वाला डेटा आना ही है, या डेली ये वाला डेटा ही आना है। जैसे ट्राइफाइड हो गया, ट्राइफाइड को लेकर हम रोज़ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो एक काम करो ना, ट्राइफाइड के हेडिंग डालो, जितनी भी आपने अभी रिसेंटली उसके MOUs देखे, कोलेबोरेशन देखे, वो सारे एक जगह लिख लो। ताकि होगा क्या, ऑफकोर्स ट्रैफिक से रिलेटेड एक न्यूज़ आ सकती है क्योंकि हम रोज़ ही उसकी न्यूज़ पढ़ रहे हैं। टोटल अराउंड 10-15 उसके कोलेबोरेशन हो चुके हैं, तो एक बार रीड तो है ना 10-15 कोलेबोरेशन। अगर आ गए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स इस चीज़ में कोई भी 100% स्कोर नहीं कर सकता अगर कोई करंट अफेयर्स का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा वो फोकस भी नहीं है। हमारा फोकस है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकें और उससे भी ज़्यादा नॉलेज हमारी एनहांस होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने अनाउंस कराया द फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप वुड बी रेडी फॉर प्रोडक्शन बाय 2025। तो इसी साल तक हमें अपनी खुद की सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड वतन को जानो टू इंट्रोड्यूस द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द नेशंस डायनेमिक प्रोग्रेस, rich social fabric and cultural diversity, fostering a strong sense of social culture and emotional connections। वतन को जानो बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सारी चीज़ें तो आपको नाम से पता चल ही रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, इनफैक्ट लास्ट न्यूज़ आज की, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप सेकी भी हम प्यार से बोलते हैं, इट हैज साइंड एन MOU फॉर सेटिंग अप 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन धार। Dhar is located in Madhya Pradesh. So that's it from my side. Hope you liked the video. I'll be covering some news in the coming days. And thank you so much for listening to me. You can meanwhile join the Cool School if you haven't till now. And I'll see you later. Tab tak ke liye, Jai Mata Di, and I'm proud of you.